बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा इमरान अहमद का सलाम। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी यही दुआ है आप लोग जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। जी डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री पे कंटिन्यू है और हमारी आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। जी, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है। जब वो दो या दो से ज़ायद एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। और वही मॉलिक्यूल जब जो है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स जो है ना या एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन करता है या लूज़ करता है तो फिर आगे जो नई चीज़ जो बनती है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। ओके, ये इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान हम लोग ना डिस्कस करना है। इनके दरमियान जो डिफरेंस है उनको पॉइंट आउट करना है। तो पहला हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। अब इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसका? एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। एलिमेंट का उस सेंस में होगा, आप देखेंगे कि हमारे पास जो होती हैं नोबल गैसेज होती हैं वो जो है ना मोनोटॉमिक जो है ना होती हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल होती हैं। तो फिर जो उनका जो मॉलिक्यूल होगा वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ होगा किसका होगा? एलिमेंट का होगा। और बाकी जो हमारे पास दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर उनका जो छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ना ये मॉलिक्यूल जो है उस कंपाउंड का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ओके, क्लियर। तो अब इसमें वो ये कह रहा है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, कि जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जिस तरह नोबल गैसेज जो हैं वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा जितने बाकी जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसी के अलावा हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ये जो हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं वो क्योंकि जो है ना मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो इस वजह से उनको भी यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। इसके अलावा आगे जो हमारे पास है H2O है, इसके अलावा HCl है। ये सारी जो है ना एग्जांपल्स होगी मॉलिक्यूल की। तो अब जो मॉलिक्यूल है वो जो है ना किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। अब ये इंपॉर्टेंट बात के जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट या कंपाउंड का। और जो है ना आगे दूसरी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। एग्जिस्ट करने और इसके बाद ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करता है जिसका वो हिस्सा होता है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, आप लोग देखें जो वाटर होता है, वाटर आप लोग देख लें कि वाटर का जो है ना अगर आप लोग एक ड्रॉप लेंगे तो वो भी जो है ना उसकी भी जो शेप होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो सारी सेम एज इट इज होंगी। अगर आप लोग जो है ना उसका एक गैलन ले लें, 1 लीटर लेंगे, उसकी भी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। अगर आप लोग जो है ना 1 लीटर वाटर लेते हैं और एक जो है ना 100 ml, 1 लीटर में जो एक्चुअली वो 1000 ml होते हैं, जो 1000 ml है उसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और इसके अलावा जितनी भी डेंसिटी वगैरह वो सारी चीज़ें सेम होंगी। और इसी तरह जो आप दूसरी साइड पर आप लोगों ने 100 ml लिया होगा उसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। तो बात क्लियर है कि इसके अलावा जहाँ पे भी वर्ल्ड का जो भी पानी ले लें उस सारे की जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और डेंसिटी वगैरह वो सारी की सारी जो है ना वो सेम होती हैं। और एक जो जस्ट वाटर का ड्रॉप होगा उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो एक हमारे पास लीटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ आप कह सकते हैं कि गैलन जो है 20 और 30 लीटर का जो होगा उसमें जो पानी होगा उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके अलावा यह है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस जो है ना सेम उस जैसी होंगी जिस कंपाउंड का वो हिस्सा होगा। ओके, क्लियर। तो आगे एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हीलियम मॉलिक्यूल है, वाटर है, HCl। ओके, क्लियर होगा। इसी तरह इस साइड पे ये है कि इट इज जो मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास होता है। अब मॉलिक्यूलर आयन की बात हो रही है तो
बात कंफर्म है कि यहाँ पे जो है ना आयन, वो चीज़ हम लोगों ने जब आयन को डिस्कस किया था कि जिसके ऊपर चार्ज होता है। अब मॉलिक्यूलर चार्ज किस वजह से आता है? जब इलेक्ट्रॉन जो वो गेन होंगे या लूज होंगे। अगर वो न्यूट्रल स्पीशीज है तो फिर उसमें क्योंकि प्रोटॉन्स और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो बराबर होने की वजह से ओवरऑल जो नेट चार्ज होता है वो जीरो है। तो अब जो है ना उसको चार्ज लाने के लिए, जो आने के लिए, आयन बनने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन या फिर गेन हो या फिर लूज हो। दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे तो नेगेटिव चार्जेस लूज होंगे, तो पॉजिटिव जो वो एक्सेस में होंगे और जो आयन बनेगा वो पॉजिटिव आयन बनेगा जिसको हम कैटायन बोलेंगे। और अगर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन होंगे तो नेगेटिव जो चार्जेस होंगे वो एक्सेस में होंगे, तो जो हमारे पास आयन बनेगा उसको हम एनायन बोलेंगे। ओके, तो अब इसमें वो ये कह रहा है इट इज फॉर्म बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे तो हमने मॉलिक्यूल की बात कर ली। अब यहाँ पे आगे जाए कि जब एक मॉलिक्यूल में से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ गेन करेगा या लूज करेगा, तो फिर जो हमारे पास आगे जो बनेगी स्पीशी बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। अब फॉर एग्जांपल देख लें, हमारे पास जो है ना एक है ये मीथेन गैस है, CH4 है, CH4 है। जब इसमें से जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज होता है तो ये इससे जो है मॉलिक्यूलर आयन बनता है CH4 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ना वो लूज हो रहा है, तो जो है ना अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो रहा है तो जो आयन बन रहा है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर आयन बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह अब आगे एक और हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस की। अब ऑक्सीजन गैस अगर दो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करती है, अब गेन हो रहे हैं तो इस क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो -2 होगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो आ जाता है O2 -2। तो अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बना है इसको हम लोग बोलेंगे अनायनिक मॉलिक्यूलर। अनायनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको कैटायनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ओके, क्लियर हो गया। फिर आगे जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि इट इज जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। अब देखें जितनी भी एग्जांपल हम लोगों ने लिखी है, हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हीलियम है, इसके अलावा वाटर है, HCl है, ये सारे के सारे जो है ना न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि इनमें जो आगे हम एक जो नेक्स्ट पॉइंट में ये भी पढ़ेंगे, जो मॉलिक्यूल होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स बनता है, तो केमिकली कंबाइन होने से बनता है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बने हैं ये भी जो है ना बॉन्डिंग उनकी हुई है, उनकी जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड हैं, उनके जो वैलेंसीज सेटिस्फाइड है, उनके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेज जैसी है, तो वो स्टेबल हो चुके हैं। और इसके अलावा यह है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं वो ओवरऑल वो इक्वल है। अब जिस तरह देख लें हमारे पास ये जो H2 है, इसमें जो है ना दो टोटल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जो है ना दो ही जो है ना प्रोटॉन्स हैं, तो दो पॉजिटिव चार्जेस और दो नेगेटिव चार्जेस, ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। क्योंकि मेन बेसिकली बात यह है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो रेशियो होती है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल होती है। जितने ही उसमें जो है ना किसी मॉलिक्यूल में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसमें जो है ना प्रोटॉन्स होंगे, तो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जब इक्वल होंगे तो ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा 0 होगा। तो इसकी वजह से जो हमारे पास होंगे ये मॉलिक्यूल होंगे वो न्यूट्रल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देख लें H2O है, ये भी न्यूट्रल है। इसी तरह CO2 है का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। तो बात यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल हैं। ओके, अब लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि जो है आयन था वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा था, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि जो है ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के दरमियान जो आप कह सकते हैं कि बैलेंस था वो भी जो है ना डिस्टॉर्ट होगा, वहाँ पे भी डिस्टॉर्शन क्रिएट आएगी। तो फिर अब यही बात है कि इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें वो ये कह रहा है कि इसमें जो है ना मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर या तो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव उस वक्त होगा जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहे हैं, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। जिस तरह हमारे पास ये था CH4 था, अब CH4 हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है CH4, ये इस तरह बन रहा है। इसी तरह एक हमारे पास है ऑक्साइड है, एक ले लेते हैं
पॉजिटिव की, गेन वाले की और एक लॉस वाले की। अब यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा है। तो जो हमारे पास बन रहा है मॉलिक्यूलर आयन, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पहले ओवरऑल ये जो CH4 था इसमें जो प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन थे वो इक्वल थे। तो जैसा ही एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, नेगेटिव चार्ज लेस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया और वो इसके ऊपर आ गया। ओके, इसी तरह अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन गैस है, इसका जो मॉलिक्यूल था, इसके ये भी ओवरऑल जो था न्यूट्रल था पहले। तो लेकिन जब इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, दो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जो टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो टू नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो गए, वही इसके ऊपर जो है ना वो चार्ज आ गया। अब ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बात क्लियर होगी, इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो फिर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि इट इज, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अब इसमें वो ये कह रहा है कि एटम, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि जस्ट जिस तरह मिक्सचर में कॉम्बिनेशन होता है उस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये केमिकल उनके दरमियान बॉन्ड होगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ना ये एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास H, जब दो एटम जो है हाइड्रोजन के एक दूसरे के साथ जो है ना वो रिएक्ट करेंगे तो जो आगे बनेगा H, इस तरह इनके दरमियान जो है बॉन्ड बनता है, या फिर आप इसको जो है ना ऐसे भी H2 लिख सकते हैं जी। तो ये जो है ना बॉन्ड शो करने के लिए लिख रहा हूँ। अब दो एटम जो है हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन हुए, तो जो आगे रिजल्ट आया वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह जो दो क्लोरीन एटम जो है एक दूसरे के साथ जो है ना वो कंबाइन होते हैं, तो फिर जो है ना बनता है क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह अब ये जो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, एक कार्बन और एक जो है ना ऑक्सीजन का एटम जो है ना वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है CO2। ओके, अब ये बात भी क्लियर होगी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो जो है ना केमिकली जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, दो एटम्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, तो फिर जो हमारे पास बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बात यह है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी अब ये जो है ना मॉलिक्यूल से जनरेट हो रहे हैं, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जिसमें जो है आयंस बने उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो अब जो है ना आप लोगों को जो है ना ये पिक्चर भी नजर आ रही होगी कि जब जो है ना वो मॉलिक्यूल को जो है ना बम्बार्ड किया जाता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनको बम्बार्ड किया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन डिस्चार्ज, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कोलिजन होती है गैसेस मॉलिक्यूल के साथ, तो जो है ना ये उसमें से जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो है ना किक आउट कर देते हैं। वहाँ से जो है ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं तो फिर आगे जो है ना आयन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो लूज हो जाएगा या गेन हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात आयोनाइजेशन तो होगी, यानी क्योंकि वहाँ पे जो है ना आयंस जो है वो बन गए हैं। तो फिर आगे जो हमारे पास रिजल्टिंग जो हमारे पास चीज़ आती है, स्पीशी बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो ये आप लोगों को जो है ना अब यहाँ पे जो है एक एग्जांपल भी है जो मैंने लिखी थी, वो ये है कि अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो एक M जो है ये एक गैस है जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में फिल है। अब इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे, बम्बार्ड करवाएंगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा ये उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर रिलीज हो जाएगा। तो जो है एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक और रिलीज हुआ, तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो M पॉजिटिव आ गया। अब ये जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन गया। ओके, क्लियर हो गया। तो जो है ना ये था हमारे पास के जो मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास होते हैं, इट इज फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, फिर इसी तरह अब आगे जो हमारे पास है कि मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का जो लास्ट डिफरेंस है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में वो ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है इट इज स्टेबल यूनिट। स्टेबल यूनिट, अब देखें कि स्टेबल यूनिट क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोबल गैस जैसी होती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर एक और बात कि इसके ऊपर जो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। इनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है जब सारी चीज़ें क्लियर ख्वाहिशें पूरी होंगी तो फिर जो है ना उसको आगे जो है ना मजीद रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O है, Cl2 है, इसके अलावा जो है ना N2 है, तो ये सारे के सारे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस वजह से ये जो है ना सारे स्टेबल होंगे।
और फिर जो हमारे पास ये मालिकुलर आयन होते हैं, इट इज़ ए रिएक्टिव स्पीशीज, क्योंकि आप देखें ना जो मालिकुलर आयन है, एक एग्जांपल हमारे पास जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो है CH4+ और O2-2। अब देखें जो है इनमें से जो है ना इलेक्ट्रॉन या तो लूज हो गए हैं या फिर जो है इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए। जब इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए तो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जिसकी वजह से ये जो है ना टेंड्स टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो ये जो है ना किसी आगे जो है मजीद रिएक्शन में जो है ना हिस्सा लेंगे, टेक पार्ट करेंगे, तो टू गेन स्टेबिलिटी। तो इस वजह से ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं ये जो है ना रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो हमारे पास होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर जो है ना कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, तो इस वजह से ये जो आगे रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। जज़ाकल्लाह खैर।